सरकार के इन रथों पर हमलावर है, करप्शन नाथ और बंटाधार पर प्रहार है तो विकास के बड़े बड़े दावे हैं। इधर शाह, राजनाथ, वेंकैया नायडू जैसे नेताओं का उद्घोष है तो सुरजेवाला के धार रखते सवाल हैं। सवालों और जवाबों के बीच यात्राओं का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश की सियासत में किसकी बनेगी सरकार, सबकी, ये सब में जहां ये सवाल जारी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मेरे बहन और भाइयों, श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। अमित शाह श्योपुर में जश्न मना रहे हैं, किसान मौत चूमने को मजबूर है। मंडला और शिवपुरी से अमित शाह ने 2 रथ यात्राओं को रवाना किया। बीजेपी के रथ निकलते जा रहे हैं। पार्टी के बड़े नेताओं के विपक्ष पर प्रहार भी तेज होते जा रहे हैं। निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं, तो विकास में आदिवासी गांव गरीब के लिए सरकार के किए दावे हैं। मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं आया था जबलपुर में और एक भव्य स्मारक रघुनाथ और शंकर शाह का बनाया गया है, इसकी शुरुआत हुई है। आप सभी लोग, मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्रीमान शिवराज जी को बड़ी जोर से ताली लगाकर इसके लिए इनका अभिनंदन करिए। शिवराज भी मंच से बीजेपी की विजय का उद्घोष कर रहे हैं। अपनी सरकार के कामों को गिना रहे हैं। सरकार नहीं, परिवार चलाने का दावा कर रहे हैं। लोगों से सवाल करके अपने कामों पर मुहर लगवा रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी गौंड रानी कमलापति जी के नाम पर रखने का काम किया है। मैं अगर सूची बताऊंगा तो बहुत बड़ी है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, अगर सही अर्थों में सम्मान आपको दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चलाती, हम परिवार चलाते हैं। परिवार मेरे बहन और भाइयों, परिवार। इधर भाजपा के रथ जीत की उम्मीद पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं तो कांग्रेस की तैयारी रणदीप सिंह सुरजेवाला के भरोसे आगे बढ़ रही है। सुरजेवाला पार्टी के अंदरूनी कामों को गति देने की कोशिश कर रहे हैं तो बीजेपी पर प्रहार करने के मौके भी बना रहे हैं। शाह और गडकरी से सवाल कर रहे हैं। खंडवा के अंदर नितिन गडकरी जश्न मना रहे हैं, अमित शाह श्योपुर में जश्न मना रहे हैं और किसान मौत चूमने को मजबूर है। प्रदेश का अन्नदाता जिसकी कोई जात और धर्म नहीं, उसका जात और धर्म जमीन है, मां है, ये धरती है। आज जब वो बर्बादी की कगार पर खड़ा है तो ऐसे में जश्न मनाने के क्या मायने बचे हैं। कांग्रेस के सवाल हैं, मध्य प्रदेश की सियासत के यही हाल हैं। बीजेपी के रथ की बढ़ती हुई चाल है तो वोटर के मन में भी आ रहे अनेक ख्याल हैं। शिवराज, महाराज, नाथ और दिग्विजय, मध्य प्रदेश की राजनीति में इन 4 चेहरों पर केंद्र सियासत नित नई करवट ले रही है। टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट। चुका है हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी जुड़े। ब्रिजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और आपको बता दें, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी इस चर्चा में जुड़े। डॉक्टर भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिजेश जी, जिस तरह से अब 5 रथों को रवाना किया जा चुका है और कहीं न कहीं सरकार बड़ी आश्वस्त है कि जब बड़े चेहरे मध्य प्रदेश में आए हैं तो इसका सीधा लाभ सरकार को मिलेगा, भाजपा को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी आज कई सवाल उठाए हैं, उसे पार्टी किस तरह से देखती है? क्या इन सवालों का जो पूरा हम कह सकते हैं कुनबा है वो जनता के मन में भी निवास करेगा, या फिर अपने बड़े नेताओं के चेहरों पर आप चुनाव की तैयारी में जाएंगे? चलिए, ब्रिजेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही, सिद्धार्थ जी का हम रुख कर लेंगे। सिद्धार्थ जी, क्या लगता है कि अब लगातार चुनाव की बेला में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, राष्ट्रीय स्तर के चेहरे आ रहे हैं, कोई असर कांग्रेस पार्टी पर, तैयारी पर होगा? या फिर जिस तरह से आज रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल उठे हैं, आपको लगता है कि ये जो सवाल हैं वो जनमानस को भी काफी आकर्षित करेंगे, उन्हें भी सोचने पर मजबूर करेंगे? देखिए अमित जी, बड़ा विचारणीय और सोचने वाली बात है जी।
एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2003 में आई थी तो बोला हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे जी। और उसके बाद जब 2003 के बाद आपने देखा 2008 में जब ये पुनः जनता के बीच में है तो इन्होंने बोला कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे जी। और फिर इन्होंने 13 में बोला कि हम विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे जी। और 18 में इन्होंने फिर एक बार एक जुमला दिया और बोला कि हम गुजरात मॉडल पे बनाएंगे। जी। क्या कारण रहा कि चारों के चारों मॉडल इनके विफल रहे जी। और उसके बाद आज जब ये जनता के बीच में ये यात्रा निकालने जा रहे हैं तो मेरा जो मत है जी वो ये कहता है कि इनको जाके जन माफी यात्रा निकालनी चाहिए जी। और कहीं ना कहीं पश्चाताप की यात्रा निकालनी चाहिए जो इनने गलतियां की हैं, जो जनता के संग छल कपट पाप किया है। आप देखिए कोरोना काल में कितनी मौतें हुई, किस प्रकार से आपने देखा विश्वास सारंग के लोगों ने नकली रेमडेसिविर बिचवाए, किस प्रकार से आपने देखा जी। भोपाल के हॉस्पिटल के अंदर बच्चों के यूनिट में आईसीयू में आग लगी और 27 बच्चे मरे। ये एक छोटी छोटी बातें और किस प्रकार से महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में 7,832 नाबालिग बच्चियां गायब हैं जी। टोटल 14,000 बच्चियां गायब हैं। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में अव्वल है और आपने देखा कि अब शिवराज को लगभग 50% का कमीशन राज बोलने लगे हैं। तो इनको सबसे पहले जनता के बीच में जाके इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भ्रष्टाचार का आलम चरम पे है। आपने कोरम डैम देखा और अभी 1,400 करोड़ का एक डैम जो अभी टूट गया, नहरें पूरी चटक गई। तो ये तो मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। 35,000 किलोमीटर की रोडें पूरी बह गई जी। और एक तरफ हमारे शिवराज जी बोलते थे कि पेरिस और लंदन से अच्छी रोड है। तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए प्रायश्चित करने के लिए निकलना चाहिए और ये भी अभी अवसरवादी यात्रा है जी, तो जनता को एक बेवकूफ और छल कपट पाप साबित होगी जी। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेंगे। भूपेंद्र जी, बीजेपी तो बड़ी तैयारियों के साथ इन यात्राओं को निकाल रही है और कल भी जब हमने आपसे इस विषय पर चर्चा की थी आपने कहा था कि कहीं ना कहीं जब बड़े नेता आए हैं तो इसका फायदा सरकार को हो सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इतने सालों तक कुछ नहीं किया, अब जब चुनाव आ रहे हैं तो इस तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं, बनिस्बत माफी उन्हें मांगनी चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे समीकरण को? कांग्रेस के पास इस समय ऊर्जा भरी हुई है और जी के पास अभी उन्होंने कर्नाटक और हिमाचल का जो चुनाव जीता है और यहाँ से एक उनका लगभग 18 साल से बनवास है जी। और जो उनको 15 महीने की जो सरकार मिली है जी, तो वो सरकार से उनके जो ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता थे वो जीवित हुए होते हैं जी। तो निश्चित रूप से है कि राजनीति की जाती है तो सत्ता के लिए की जाती है, अपने विचारधारा, अपने कार्यों, अपने उसको बढ़ाने के लिए की जाती है, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए की जाती है जी। अब ये उनको समझ में आ गया है कि हमको कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं और उस गलतियों को सुधार कर रहे हैं कांग्रेस जी। और बीजेपी को भी ये समझ में आ रहा है कि इसके बाद 23 के बाद ये लोकसभा का चुनाव है इन 5 राज्यों के कारण और इन राज्यों के कारण अगर हमने ये यहाँ की सत्ता अगर गवाई तो इसका प्रभाव सीधा लोकसभा में पड़ेगा जी। तो दोनों पार्टियां अपने शीर्षक से नेतृत्व में लड़ रही हैं, इसीलिए कांग्रेस ने भी अपने जो व्यवहारी थे उनको बदला, नए एनर्जेटिक व्यक्ति को लाए, सुरजेवाला युवा है, नए एनर्जेटिक है, उन्होंने कर्नाटक को भी लीड किया था तो वो चाहते हैं कि नई बागडोर, नई टीम को तैयार किया जाए और नए जिससे नए परिणाम आ सके और नए कार्यकर्ता तैयार हो। और ये निश्चित बात से सही है कि कार्यकर्ता जब तक नए लोग नहीं आएंगे आप पुरानों से कब तक चुनाव लड़ेंगे। और ये इसी तरह से कांग्रेस भी अपने उसी मत को आगे बढ़ाने के कारण और अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रही है और बीजेपी भी उसी को समझ रही है और उसका अन्वेषण चल रहा है, उसका शोध चल रहा है कि हम किस तरह से, तो उसको भी मोदी और अमित शाह जैसे आइकॉन व्यक्ति देखिए यहाँ पे जो कि केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जो पार्टी के, वो भी रथ यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखिए एक समय राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नितिन गडकरी साहब रहे ही हैं और नड्डा साहब वर्तमान में हैं और अमित शाह भी रहे हैं। तो वो जितने भी संगठन को मतलब कि संगठन के जो 20 साल की प्रतिपूर्ति की है तो जो असंतोष है उसको भी फीडबैक कर रही है बीजेपी, क्योंकि किसी न किसी के कार्यकाल में वो कार्यकर्ता जुड़े रहे हैं और वो विभिन्न जातियों से आते हैं और विभिन्न कार्यकाल उनके रहे हैं तो वो भी उसको फीडबैक में अपने संतुष्ट कर रहे हैं। तो ये बीजेपी को भी लग रहा है कि हम लगातार सत्ता में हैं, एंटी कंपल्सी भी है और
निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार एक मुद्दा है ही। लेकिन जो समाज में जो सरकार का जो कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो डिलीवरी होनी चाहिए, वहां पे कहीं ना कहीं विरोधाभास है। छोटे छोटे काम व्यक्तियों के नहीं हो रहे हैं। और नियुक्तियों का जो अभी प्रकार किया है, तो अभी नियुक्तियां निश्चित रूप से इसी वर्ष हुई हैं। बाकी 20 वर्षों में नियुक्तियों का जो गैप रहा वो भी है, रोजगार है, महंगाई है, काफी मुद्दे हैं। अब देखना ये है कि इसका जो लीडिंग पॉइंट है जो बीजेपी कर रही है और कांग्रेस उसका प्रत्युत्तर किस तरह से देती है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को समझा है। कांग्रेस भी पॉइंट टू पॉइंट बदल रही है, क्योंकि उनके जो अग्रवाल साहब थे, जो प्रभारी थे, उनको चेंज किया है, सुरजेवाला को लाए हैं। निश्चित रूप से वो भी समझ रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, और इसके कारण वो प्रत्युत्तर निश्चित रूप से कठोर दे रहे हैं। और इससे ये है कि आने वाली लड़ाई है, अब जो लड़ाई होगी वो निश्चित रूप से सत्ता के केंद्रित है। और जो उनने गलतियां की हैं और जो उनने सत्ता में रहते हुए की हैं, वो कांग्रेस चाहती है कि उसका वो फायदा उठा ले। अब किस तरह से ये इस तरह से मुद्दों को बीच में, जनता के बीच में ले जा सकती है, महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह से किस तरह से है, और वो डिलीवरी किस तरह से करती है और उसको मतदाता में किस तरह से परिवर्तित करती है, ये आने वाले टाइम पे निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और मेरा मानना ये है कि इन दोनों पार्टियों के रूप में जो एक सिंधिया जी का जो फैक्टर जो काम आया था, 28-29 विधायक जो उनके आए थे, वो एक किस तरह से मैनेज करती है बीजेपी और कांग्रेस उसको किस तरह से फायदा उठाती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा। क्योंकि उन क्षेत्रों में जो कि चंबल का क्षेत्र है और जो इस तरह का है आपका जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जहाँ इनका प्रभाव है, उस प्रभाव में बीजेपी अपने संगठन के लोगों को किस तरह से मैनेज करती है और सिंधिया जी को किस तरह, और कांग्रेस उसको किस तरह से अपने फायदे में इसका जवाब हम जरूर लेंगे सिद्धार्थ जी से। फिलहाल हम रुक कर लेंगे। भाजपा प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, आपका बहुत स्वागत है इस डिबेट में। चूंकि चर्चा में आप देर से जुड़े, और मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ जी ने कहा कि जो यात्राएं अब बीजेपी निकाल रही है, जो 5 रथ रवाना किए गए हैं, इसके एवज में उन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए जनता के लिए। दूसरी बात, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अब जब बड़े नेता आपकी पार्टी के आ रहे हैं, तो जो असंतोष है उसे बैलेंस करने की भी कोशिश की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट जी, वो बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके 3206 है। कांग्रेस पार्टी किस मुंह से ऐसी बात कर रही है? कांग्रेस पार्टी शायद भूल जाती है जब इनके नेता राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश में आए 2018 में, तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनती है, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। रिपोर्ट लागू नहीं किया। इन्होंने कहा था कि हम गेहूं में, धान में, कपास में, अनार में, सरसों में, सोयाबीन में, लहसुन में, प्याज, टमाटर, सब में गन्ने का मुनस्सिब कुछ नहीं किया। हर चीजों में, चाहे वो किसानों की नई फसल बीमा योजना रही हो, चाहे कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण को जीएसटी छूट दिलाने की बात रही हो, चाहे किसानों के पुत्र पुत्रियों को 5 वर्ष के लिए ऋण देने की बात रही हो, जितनी भी बातें इन्होंने अपने वचन पत्र में लाई थी, उसका 10% भी इम्प्लीमेंटेशन कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। ना कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई नई चीज इन्होंने किया, न इरिगेशन में, न पीडब्ल्यूडी में, न पीएचई में। ये जरूर किया राहुल जी के पास जा रहे हैं, उपयोगी ये शिवराज की बात करें जिन्होंने मध्य प्रदेश को शबराज बना दिया। जी ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा सिद्धार्थ जी। इन्होंने इसको बंद कर दिया। ये ब्रजेश की आदत है मुद्दे से भटकाना। ये मुद्दे में बात करें, मैं आपके पास आऊंगा सिद्धार्थ जी, आपकी बात पूरा मौका आपको मिलेगा। जी जी, ये 18 वर्ष से, ये अपने 18 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड दे पहले। इन्होंने विफलता के कारण रहेंगे। इन्होंने बार खोल दिया। आर्थिक क्षेत्र की बात हो, उद्योग की बात हो, व्यापार की बात हो, वाणिज्य कर की बात हो, लगभग हर मोर्चे पे कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से साबित हुई। सभी के अधिकार को लेकर के लंबी चौड़ी बातें जिन्होंने उसका कोई अनुपालन नहीं किया। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, क्योंकि अमित जी आप मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति पत्रकार और एंकर माने जाते हैं, उन्होंने धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व को लेकर के जो बात किए थे, चाहे मां नर्मदा न्यास नियम बनाने की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर नया आध्यात्मिक विभाग गठन करने की बात हो, चाहे संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार की बताइए, चाहे सूर्य पुत्री, मैं आऊंगा सिद्धार्थ जी, मैं निवेदन करूंगा, आपको रुक करूंगा, आपकी पूरी बात सुनूंगा। जी हर चीजों में फेल हो गए। और
उससे बढ़कर के जो घोषणा किया था प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 14 साल में 12.5 वर्ष व्यतीत किया था। कमलनाथ जी और उनकी सरकार 18 में 17 महीने के पहले वचन दिया था, राम पथ गमन समिति के नाम पर 50,000 करोड़ की स्वीकृत करेंगे, चित्रकूट के अंदर रहेंगे, 3 डायमेंशन चित्र बनाएंगे, इसमें नई जनरेशन लोगों को पता चल सके कि वास्तव में लंका कैसे थी, सोने की लंका कैसे थी। ये सब चलिए ठीक है, सिद्धार्थ जी का हम रुख कर लेंगे। सिद्धार्थ जी, ब्रिजेश जी कह रहे हैं कि उपलब्धियां कई हैं जिन्हें इन रथों के माध्यम से बताया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पास बताने को कुछ नहीं, इसलिए आपत्ति हो रही है। अब आपका जवाब इस पर सिद्धार्थ जी। 27 लाख लोगों का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया, 50,000, और जब हम दूसरी हम किस्त लेके आने वाले थे, इन जैसे जयचंदों ने, ये बैठे हुए हैं, इन जैसे जयचंदों ने 35 करोड़ रुपए लेके लोकतंत्र की हत्या करके और अवसरवादी पार्टी में जाके अपनी अवसरवादिता जाके दिखाई है। माननीय कमलनाथ जी को 18 माह मिले थे, आपके पास 18 वर्ष थे, आप अपने 18 वर्ष की योग्यता बताइए क्या है, आप अपनी रिपोर्ट कार्ड बताइए। अभी आपके विधायक, अभी आपने देखा किस प्रकार से अभी गुना क्षेत्र से उन्होंने कोलारस से ये बोला कि हमें कोई भी काम कराने के लिए पहले शिवराज जी को पैसा देना पड़ता है, 30-30, 40-40 लाख रुपए देके अधिकारियों का ट्रांसफर करा के लाते हैं, और आपके विधायक इस्तीफा देके कांग्रेस में आए हैं। और एक नहीं, फहरिस्त है हमारे पास, अभी तू चल में आएगी, लाइन लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी से आज भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कार्यकर्ता आज नाराज है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, और एक बीमार भाजपा अलग है। ये क्या बोलेंगे जो 50% की कमीशन वाले लोग हैं। जी जवाब दें ब्रिजेश जी। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो लालायित है कांग्रेस में जाने के लिए, कह रहे सिद्धार्थ जी। हम सिद्धार्थ जी की तरह कभी किसी पर व्यक्तिगत अटैक नहीं करते। हम सिद्धार्थ जी की तरह किसी भी पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का, चाहे जिस दल का प्रवक्ता, बड़े सम्मान से बात करते हैं, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे अधिवक्ता है और हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करे हैं। हमें पता है कि अपने पक्षकार से, अपने साथी प्रवक्ता से किस तरह से बात करनी चाहिए। हम प्रतिनिधि की बात नहीं करते, लेकिन हम मुद्दों की बात करना चाहते हैं। मुद्दों पर हम खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा, क्योंकि आप दलाली करते थे किया तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सार्वजनिक, अब हमें बोलने दीजिए साहब, आपके टाइम पे हम बीच में थोड़ी नहीं कर रहे थे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मध्य प्रदेश सरकार किसी ने स्कूल बनाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। FCI को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर जो धांधलेबाजी मची थी वो सब पे रोक लगी। गरीबी रेखा को इन लोगों ने नए सिरे से परिभाषित करने का प्रयास किया, उसके सड्डे साबित हुए। सबसे बड़ी बात ये थी, आज मुझे एक बात बताइए, चाहे वो पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार, चाहे आदिवासी अंचल हो, चाहे आदिवासी अंचल की आंगनबाड़ी व स्कूल हो, उन पर सब्सिडी अगर किसी सरकार ने किया है, चाहे वो CM राइज स्कूल की बात हो, एजुकेशन सेक्टर की बात हो, हर चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अव्वलता से काम किया। हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, हमने टेली मेडिसिन की व्यवस्था किया, हमने सुविधा दिया, 10 किलोमीटर ग्रामीण सेंटर 30 किलोमीटर स्थापित किया, हमने जिला चिकित्सालय जिस तरह पर नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्स की स्थापना किया, हमने चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति किया, हमने प्रत्येक जिला चिकित्सालय में 100 बिस्तरी क्षमता में वृद्धि किया, हमने कुपोषण को लेकर, हमने मातृ दर को लेकर, हमने शिशु मृत्यु दर को लेकर के जो इनके समय 18 में सरकार में सर्वाधिक से उसको कम करने का प्रयास किया, हमने टीकाकरण की व्यवस्था कराया, हमने OPD के क्षेत्र में बढ़ावा देने का प्रयास किया, हमने आयुर्वेदिक चिकित्सालय में निजी निवेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सिद्धार्थ जी जवाब दें, सिद्धार्थ जी आपकी बात रखें, उपलब्धियां कई है बताने की, लेकिन कांग्रेस के पास क्या? जी जवाब दें सिद्धार्थ जी। 20 माह के अंदर 225 घोटाले, आदिम जाति कल्याण विभाग करीब 4,500 जो छात्रावास थे वो बंद कर दिए गए। 60% जो राशि केंद्र से आती थी आदिम जाति कल्याण विभाग की वो बंद कर दी गई, विगत 3 साल से नहीं आई। GST का पैसा हमारा केंद्र का था वो नहीं आया, 10,000 करोड़ रुपए जो MSP का था वो केंद्र ने आज तक नहीं दिया। और अभी आपने देखा किस प्रकार से भ्रष्टाचार, ये बोल रहे हैं कि हमको कमीशन देके अपने अधिकारियों से काम कराना पड़ता है। बड़ा शर्म की और शर्मनाक बात है कि लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार से नंगा नाच हो रहा है कि 50% का कमीशन भारतीय जनता पार्टी का विधायक देके अपना काम कराना है। ये शर्मनाक घटना है हिंदुस्तान में। सबसे पहले आपने मध्य प्रदेश के अंदर सुनी है, और किस प्रकार से 13,000 नाबालिग बच्चियां मिला के 13,000 बच्चियां गायब है, और किस प्रकार से आपने देखा पोषण आहार के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, कोरम डैम के अंदर अत्याचार, गालों के
305 करोड़ था, ओम सबके माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बना था, उसको बढ़ा के 800 करोड़ किया गया। और 800 करोड़ में भी आपने देखा सप्त ऋषियों को धराशायी होते हुए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की एक जो तूफान आया था उसमें, और बैठ के हमारे आदरणीय प्रवक्ता ब्रजेश जी झूठ परोस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जब कांग्रेस में थे तभी ये ब्लैकमेल करते थे। 1.5 माह की जो इस तरह का व्यक्तिगत आक्षेप लगाने वाले चैनल में दोबारा नहीं बैठूंगा। नहीं, बिल्कुल मैं निवेदन करूंगा कि हम मुद्दों पर केंद्रित रहें और हम राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरिया का भी रुख करेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र जी, दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने बड़ी बारीकी से सुना, लेकिन सवाल वही है कि जिस तरह से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाए हैं और बीजेपी अपने इन रथों को लेकर आश्वस्त है, क्योंकि इतना लंबा कार्यकाल रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उपलब्धियां कई हैं बताने के लिए। लेकिन ऐसे में क्या ये जो समीकरण है मध्य प्रदेश के चुनाव के पहले बदल सकते हैं और कांग्रेस के पास इसकी क्या काट हो सकती है? भूपेंद्र जी। देखिए जी, निश्चित रूप से कांग्रेस और बीजेपी जी जो अपने स्ट्रेटेजी बना रही है, और जो बीजेपी अभी सत्ता में है जी, तो उसके पास मिशनरी है और वो डिलीवरी कर सकती है हर चीज की, तो वो उसके लिए। लेकिन मेरा जो अभी तक का ऑब्जर्वेशन है जी, दोनों पार्टियों के पास मुख्य रूप से जब टिकट देंगे कैंडिडेटों को, अभी तो ये माहौल बनाया जा रहा है, पार्टी का माहौल बन रहा है कि वोटर को पार्टी से जोड़ा जाए और आइकॉन नेताओं के द्वारा। लेकिन जब पार्टी जब 230 विधानसभाओं में जब ये अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और जब कैंडिडेट खड़े होने के बाद जब मेन पिक्चर क्लियर होगी कि माहौल किसके फेवर में है, क्या है कि आयाराम और गयाराम वाली जो परंपरा है, महत्वाकांक्षाएं व्यक्तियों की होती है। कई लोग कई बार 5-5 बार के विधायक या मंत्री नहीं बने, उनके टिकट कटेंगे, कई लोग इंडिया फैक्टर काम करेगा, और इनके कारण जब लोगों को जातिगत हिसाब से टिकट सेटल नहीं होगा तो उसके हिसाब से पार्टियों में लोग आयाराम और गयाराम की जो परंपरा है वो शुरू होगी, और जिसके कारण क्या होगा, जो एक मतदान का और मतदाता का जो मनचित्र होगा वो अलग दृष्टि से बनेगा। तो इससे निश्चित रूप से अभी तो ये भूमिका बना जा रही है संगठन के रूप से, संगठन अभी भूमिका बना रही है मतदाताओं को अपने रूप से रिझाने के लिए। तो इस तरह से बड़े नेता बीजेपी के आ रहे हैं और कांग्रेस उसका काट बनाने के लिए तैयार हो रही है, वो अपना अंदर काम कर रही है निश्चित रूप से अभी उसके। लेकिन जैसे ही 15 तारीख को अभी कांग्रेस की लिस्ट आने वाली है, इसके बाद बीजेपी की लिस्ट आएगी, 25 के बाद मेरे ख्याल से आएगी, क्योंकि मोदी जी का जब रथ यात्राओं का जब समापन हो जाएगा उसके बाद की जो पिक्चर बनेगी उस हिसाब से। लेकिन अंतिम युद्ध जब ही द्वंद्व हुए, लेकिन बीजेपी के पास, जब बीजेपी को ये पता है कि संगठन और लगातार एक ही पार्टी, शिवराज जी को जनता नहीं, थोड़ा सा संगठन रूप से भी मैंने बैठता हूँ तो नेताओं से बात करता हूँ, उनके लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इनने नेता चेंज करने की बात करी? क्या इनके पास तो बहुत से नेता हैं और ओबीसी कैडर के नेता भी हैं, और ये तो नवीन नए नवाचार करने वाली पार्टी है। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि आप तो नहीं कर सकते, अब तो चुनाव है, आप चुनाव की बात करेंगे। लेकिन अगर इनको कुछ इस तरह से लड़ना था तो मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं में नया जोश आता, और ये जो इनकी लीडिंग है जिस हिसाब से तैयार है, क्योंकि उनका नेता तो तैयार है कि कमलनाथ जी उन्होंने घोषित कर रखे हैं, उनके 15 महीने की जो सरकार है वो कह रहे हैं कि हमने कर्जा माफ किए, रोजगार ब्यूरोक्रेसी पे लगाम लगाई, इस तरह से उनके बहुत से कहने के तरीके हैं और वो आगे रख भी रहे हैं। लेकिन जो एकजुटता रखने की बात आएगी जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इसी के लिए उसका मेकअप तैयार कर रही है बीजेपी। इसीलिए 5 जो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों को विभिन्न एक रथ को उन्होंने उतारा है। यही कारण है कि वो उस तरह से अपने असंतोष को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है डेविड कॉर्बेट। चलिए, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि जो मतदाता का मन है वो क्या कहता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शह और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा
कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। पाँव उठा के सिंधु लांग दे, आकाशों के सिरे बांध दे, पाँव उठा के सिंधु लांग दे, आकाशों के सिरे बांध दे, मंगल गाए गाँव गाँव खुशियाँ। सबको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी स्टडी प्रोवाइड कर रहे हैं। गौठान में जुड़े हैं ना तो हमारे सब समस्या दूर हो गए है। तब अभी ही में सरकार हमारा योजना दी नहीं, हमारा बहुत फायदा हुई भैया। मैं दिल से उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद। पंछी महके वन नगरिया, रत्न धरा उगले हीरे सोना, सीख लिया हमने खुशियाँ बोना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो सबको धन्यवाद देवो, तब कमी थे वो जो हमारे किसान गरीब मन करते हैं, गरीब के, किसान के, आदिवासी के, सबके भला करैया वहाँ। सबसे बड़े धन्यवाद के लिए तो कोई बातें नहीं है। कर्जे की गठरी अब कांधों पे नहीं होती, दुख धुल जाते हैं पानी की कलकल से, खुशियों पे कोई भी ब्याज नहीं लगता, अब दाना दाना खुल के हंसता है। माटी का राग, किसान का बेटा, श्रम का बेटा बांध के सर पे सिक्कों की खन खन तौलता है। ये कृषकों की भूमि है, ये छत्तीसगढ़ की भूमि है, जो पग राघव के चूमी है। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल, हम बताएंगे 90 विधानसभाओं का हाल। सरगुजा से बस्तर और कवर्धा से देवभोग तक हम बताएंगे जीतेगा कौन चुनावी रण। कांग्रेस में चल रहा भूपेश का जलवा, भाजपा में कौन होगा अगला अगुवा। क्या छत्तीसगढ़ में दिखेगा क्षेत्र